तैयार है हमारे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के मेहमान। आइए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। आप दोनों को सुप्रभात। सिद्धार्थ जी करिए शुरुआत, लॉन्ग टर्म पिक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सभी को। आज की जो लॉन्ग टर्म पिक है वो धन वर्षा वाली स्टॉक है। दर्शक सोच रहे होंगे 350-400 पॉइंट मार्केट डाउन है और धन वर्षा की बात कर रहे हैं, पर धन वर्षा आज नहीं कल होने वाली है और ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, नाम में ही धन वर्षा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स खरीदने की राय है क्योंकि नतीजे तो इनके दमदार आए हैं। 90% से ऊपर आई में बढ़ोतरी, प्रॉफिटेबिलिटी 80% का जंप, एसिटाइल और स्पेशलिटी केमिकल में दमदार ग्रोथ और बॉइंट ग्रोथ दिख रहा है कंपनी में ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। स्पेशलिटी केमिकल में 200 करोड़ का केपेक्स है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने वाले हैं कंपनी के। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो स्ट्रॉन्ग केपेक्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आप सभी के लिए ला रहे हैं, मैं मानता हूं दमदार ग्रोथ आ सकता है ये कंपनी में। मैंने पहले भी 250 रुपए में रेकमेंड किया था, जो स्टॉक 600 गया, अब मैं रेकमेंड कर रहा हूं यहां पे 430 के करीब और टारगेट होगा 535 लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। 535 का टारगेट लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स सदाबहार पसंदीदा स्टॉक है हमारे सिद्धार्थ सेदानी साहब का। फिर से खरीदारी करने की राय। पालिया साहब भी हैं तैयार। पालिया साहब सुप्रभात, बताएं सर पहले लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी पूना वाला फिनकॉर्प। ये स्टॉक में जरूर करेक्शन हमने देखा पिछले 2-3 हफ्तों से। स्टॉक में हायर साइड से जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन ये करेक्शन में अभी भी स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अपना सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके मंथली सेटअप है, ये स्टॉक में जो ये करेक्शन है एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। तो पुणे वाला फिनकॉर्प पे हम बाय करने की सलाह देंगे। 247-248 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहां से अगर कोई गिरावट भी आती तो इसको ऐड करें। 247 से 240 बाइंग रेंज रहेगी। स्टॉप लॉस होगा इसका करीब 225 का। और हमें लगता है कि जिस तरीके से इसके लॉन्ग टर्म सेटअप इंटैक्ट है, बुलिश साइड में ये स्टॉक वापस से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करते हुए दिखेगा। हायर साइड में हम इसके टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 320 से लेकर 340 तक के। तो पूना वाला फिनकॉर्प बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पे। तो पूना वाला फिनकॉर्प है आपके लिए खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई पालिया साहब की तरफ से लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। आइए आगे बढ़े, उससे पहले एक और पिक तैयार है और वो है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश का विशेष। विशेष जी, आपके हालचाल मूड माहौल से देखकर ऐसा लग ही रहा है कि कुछ न कुछ तो आप बेचेंगे ही, राइट? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, देखिए मुझे संभव ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ में सेलिंग एक्सेलरेट कर सकती है। बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कहीं स्ट्रक्चर डैमेज होने की कोशिश कर रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक ही बेचना है अनिल जी। 950 पे चल रहा है इंडसइंड बैंक फ्यूचर। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में बहुत अच्छा उछाल ऑलरेडी आ चुका था। इनफैक्ट बजट के दिन हमने बाय दिया था और 900 टू ऑलमोस्ट हमारे टारगेट अचीव हो गए, 980 तक जाके आया। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक क्रूशल रेजिस्टेंस है 975-980 रेंज में और वहीं से फेल हो रहा है। और जिस हिसाब से मार्केट अगर गिरता है तो मुझे लगता है बीइंग अ हाई बीटा स्टॉक, इस स्टॉक को गिरना चाहिए। तो इंडसइंड बैंक को शॉर्ट करना है अनिल जी 950-945 की रेंज में। 966 का स्टॉप लॉस रखे, 920-900 के टारगेट्स होंगे। ओके, तो इंडसइंड बैंक यहां पर शॉर्ट करने की राय है इस वक्त विश्वेश जी की तरफ से। 966 स्टॉप लॉस का लेवल होगा और 920 और 900 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। आइए हमारे साथ बग्गा साहब भी है, तो एक बार बग्गा साहब से कमोडिटीज पे राय ले ली जाए। कमोडिटीज जो तेजी से उछल रहे हैं बग्गा साहब, क्या समझे कि अगर ये मामला ठंडा हो गया जैसा कि उम्मीद लगा रहे हैं, तो फिर क्या कमोडिटीज के दाम भी सारे वापस कम हो जाएंगे? हाँ, थोड़े कम होंगे अनिल जी। जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बहुत घुस गया अंदर कि भाई रशिया का अगर सैंक्शंस लग जाते हैं, क्योंकि क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, रशियन आर्मी जाएगी वहां पे, रेजिम चेंज करेगी, नया अपना पपेट बिठाएगी उधर और फिर यूएस सैंक्शंस लेके आएंगे। अब सैंक्शंस जब आते हैं तो रशिया का उत्पादन कहाँ जाएगा ये देखना पड़ेगा। वहां तो इतना बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ बैठा हुआ है और 4 फरवरी को ओलंपिक्स के ओपनिंग में भी गए थे, जी जिनपिंग के साथ जफियां पाके आए हैं। तो कुछ नहीं होने वाला है, ये सब इट विल गेट सॉर्टेड आउट।
कमोडिटीज अभी बहुत तेज जा रही हैं, उसमें भी लॉन्ग ओनली बैठे हुए लोग ये फंसेंगे अच्छी तरह से। कुछ भी अगर इसमें करार हो गया और अगर जंग भी हुई, शॉर्ट लिव्ड है, इतनी फोकस शॉर्ट लिव्ड जंग का कुछ असर नहीं पड़ता है मार्केट्स में, मीडियम टर्म में भी, लॉन्ग टर्म तो छोड़ दीजिए। तो सैंक्शंस लगेंगे, सैंक्शंस चाइना तोड़ेगा जैसे ईरान के साथ वो तोड़ता है, ईरान खरीदेगा रशिया से, चाइना खरीदेगा और काम चलता रहेगा, कमोडिटीज नीचे आ जाएंगी फिर। बट ओवरऑल डिमांड सप्लाई पे सुपर साइकिल है, एक साल से मैं कह रहा हूं कमोडिटीज तो चलती रहेंगी, इतना नीचे क्रैश नहीं है। बट ये जो रशिया के कारण जो बहुत तेजी से बढ़ा भी है, उतना भी वाजिब नहीं है। एब्सोल्युटली, ये सस्टेनेबल नहीं है जो जिस हिसाब से अभी ये रीसेंट प्राइस रैली आई है, और सिचुएशन ठीक होने पर आप एक थोड़ा करेक्शन का भी एक्सपेक्ट करें, जहां तक ये कमोडिटी के बड़े उछाल की बात है। अब आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इसका रेजोल्यूशन हो। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ बेहतरीन 10 की कमाई के आइडियाज भी लेंगे। बस 2 मिनट में लौटेंगे। स्वागत है आपका एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। लॉन्ग टर्म पिक दिए सिद्धार्थ सेदानी साहब ने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। बताएं सर पोजिशनल पिक। अनिल जी, पोजिशनल पिक जो है वो हाईवे जैसे, रनवे जैसे हाईवे बनाने वाली कंपनी, और वो कंपनी है केएनआर कंस्ट्रक्शन। केएनआर कंस्ट्रक्शन जो हाईवेज, रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उस पर खरीदारी की राय है। 6000 किलोमीटर के हाईवेज तो ऑलरेडी बना चुकी है 12 स्टेट्स में भारत के, और जो पहला हाफ था साल का, उसमें दमदार इनके ऑर्डर बुक आए हैं करीबन 11,000 करोड़ के ऊपर, और सेकेंड हाफ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स आने की उम्मीद है केएनआर कंस्ट्रक्शन के लिए। 10 बड़े प्रोजेक्ट्स पे बिड करने की योजना है, उनमें से एक हैदराबाद मुंबई एक्सप्रेसवे भी है, और कई ऐसे 22 एक्सप्रेसवेज है जो बिडिंग और टेंडरिंग प्रोसेस होने वाली है, जिसमें केएनआर कंस्ट्रक्शन बिड देगी। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बजट में भी बहुत अच्छा थ्रस्ट दिया गया था। केएनआर कंस्ट्रक्शन पे खरीदारी की राय है मेरी 350 के टारगेट के लिए। सिद्धार्थ जी, यहां से हैदराबाद भी हाईवे बन रहा है इतना दूर तक? मुंबई हैदराबाद एक्सप्रेसवे। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, ये तो पता ही नहीं था हमको। वाह, क्या बात है। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये तो बड़ा गजब हो जाएगा, मतलब कहां तक रीच हो जाएगी। हम तो पुणे तक बना उसमें खुश हो गए थे। चलिए 350 तक के टारगेट। अच्छा पाले साहब बताइए पोजिशनल पिक। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ये स्टॉक में देखें तो एक वीकली चार्ट पे एक 10 से 12 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला। लास्ट वीक में भी काफी अच्छा बाइंग एक्शन था स्टॉक में। आज के सेशन में भी देखें तो फॉलो अप बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से 160 से लेके 170 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 132 133 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसको 128 से लेके 133 रेंज में बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 118 का, और टारगेट होंगे 160 से लेके 170 तक के। तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल पिक। तो यह है आपके लिए श्नाइडर इलेक्ट्रिक पर खरीदारी की राय। इस काउंटर पर मोमेंटम आ रहा है। सुबह बंसल जी ने भी पिक ऑफ द वीक के तौर पर यहां पर खरीदारी की राय दी थी। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, और उनके पास है एक कैश का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। स्टॉक के अंदर वीकनेस और गिरावट देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक का भाव चल रहा है अभी 1178 चल रहा है। स्टॉक का नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ऐसा ट्रांसफिन। ये स्टॉक के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है, और यहां से और थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके लिए ऑप्शंस के जरिए 1180 वाला पुट अभी 39 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का 1180 का पुट 39 पे खरीदे, 25 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 55 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के लेवल श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के 1180 पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर वीकनेस है, नीचे के अंदर 1150 1140 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लें। ओके, तो ये है आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1180 का पुट खरीदने की सलाह है। ये काउंटर भी यहां से कमजोर हो सकता है। 10 की कमाई। आइए कुछ स्टॉक्स लिए जाएं एक्सपर्ट्स के साथ। राकेश जी, कुणाल जी, आपसे करते हैं शुरुआत। बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। दीपांशु, हमारी 10 की कमाई का स्टॉक है महिंद्रा लाइफ स्पेस। जैसा जैन साहब ने सुबह बोला कि स्कैटर्ड बाइंग नीचे में अगर 300, 305, 307 के प्राइस मिल जाए तो बेहतरीन स्तर है। करेक्शन पर महिंद्रा लाइफ स्पेस के अंदर निवेश की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए दीपांशु, बहुत जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा और उसके बाद अब लगता है कि इसमें आपको एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो जैसे राकेश जी ने कहा कि नीचे के लेवल्स पर मान लीजिए स्टॉक आपको और यहां से 5-7% नीचे मिलता है तो उन स्तरों पर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करे। और हमारा टारगेट स्टॉक को लेकर के 425 रुपए का है, तो 425 के टारगेट के लिए महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में खरीदारी कराएं। महिंद्रा लाइफ, और धन्यवाद स्वीकार कर ले आप दिल से जैन साहब का, जो बार बार लगातार महिंद्रा लाइफ रिकमेंड करते हैं। यहां पर 322 रुपए के आसपास है, खरीदारी करने के लिए 425 के टारगेट के लिए। शॉर्ट टर्म पिक्स ले लें एक बार, पहले पालिया साहब से जान लेते हैं। पालिया साहब बताइए आपकी शॉर्ट टर्म पिक आज के लिए। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी पॉलीप्लेक्स। ये स्टॉक को देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्ट्रेंथ इसमें डेली वीकली चार्ट पे बनी हुई है, हमें लगता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक यहाँ पे अच्छा करते हुए दिखेगा। 2085 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें हम शॉर्ट टर्म में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 2170 से लेके 2190 तक के, और करंट लेवल से अगर कोई वॉलेटिलिटी में डिप मिलती है तो इसको ऐड करें। स्टॉप लॉस रखें करीब 2040 के आसपास, टारगेट होंगे 2170 2190 के। पॉलीप्लेक्स बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म में। तो पॉलीप्लेक्स आज नतीजे देने वाला है, नतीजों के साथ इंटरिम डिविडेंड तीसरा इस साल का होगा, यानी कि हर एक क्वार्टर का डिविडेंड भी आने वाला है। और नतीजों से तो आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। राजेश पहले साहब, ये तो आपको पता है, ये चार्ट्स के हिसाब से बोल रहे हैं हम? अनिल जी, प्योरली चार्ट के हिसाब से, प्योरली चार्ट के हिसाब से बिल्कुल। तो रिजल्ट के पहले, ओ माय गॉड, वापस मौजूद, बढ़िया मूवमेंट है, बिल्कुल क्या बात है। 2170 2190 बिल्कुल रिजल्ट्स मजबूत आने की आप उम्मीद कर ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बेहतरीन तिमाही रहेगी इस कंपनी के लिए। लाइफ टाइम बेस्ट क्वार्टर रहने वाला है रिजल्ट्स के लिहाज से, और यही वजह कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्शन में रहा है। जैन साहब ने रिकमेंड किया है, सेठी साहब ने रिकमेंड किया है, मेरे ख्याल से आशीष कुकरेजा साहब ने रिकमेंड किया है, लगभग सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, हमारी तरफ से भी आता हुआ दिखा है। तो लगभग सब एक्सपर्ट्स की, कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां कभी बेचने की हड़बड़ी, गलती और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उनमें से एक है पॉलीप्लेक्स। अब यहाँ अच्छी मजबूती दिखाने में होता कामयाब। आइए बढ़ते आगे। उससे पहले यूक्रेन और रशिया वाले मामले में कुछ डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे, कुछ खबरें आ भी रही कि शायद बीबीसी पे से कुछ स्टेटमेंट्स आए, पता नहीं कितने सही है गलत है, लेकिन आए हैं ऐसे हैं जो स्टेटमेंट्स वो थोड़े रिलीफ देने वाले हैं। तो एक बार बग्गा साहब से ही समझा जाए, सर क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं? जी अनिल जी, बीबीसी वेबसाइट पे यूक्रेन के लंदन के एम्बेसडर की इंटरव्यू को कोट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम अपना नेटो का मेंबरशिप का जो ख्याल है वो छोड़ देंगे, तो हम रशिया को गारंटी दे देंगे कि हम नेटो में कभी नहीं जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये ब्लैकमेल हुआ क्या? बोले हाँ, बट अगर आपके देश के बॉर्डर पे कोई बैठा हुआ है ऐसे सेना लेके, तो और क्या हमारे पास विकल्प है? तो ये हम कर सकते हैं कि हम साइन कर देंगे कि नेटो में नहीं जाएंगे। और तो अगर ये हो जाता अनिल जी, तो एक तरफा मार्केट हो जाएगा बिल्कुल, ये सारा शॉर्ट्स कवरिंग आ जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। ये बीबीसी के वेबसाइट से मैंने निकाला है। अच्छा, लेकिन ये होने की संभावना है सर? करेगा ऐसा यूक्रेन, क्योंकि दबाव की वजह से, राइट? दबाव की वजह से देखिए, बाइडेन खुद नहीं कह सकते या कोई भी यूरोपियन पॉलिटिशियन ये नहीं कहेगा कि हम रशिया के दबाव में नेटो में अलाउ नहीं कर रहे, बट यूक्रेन खुद कह दे कि हमारे को दिलचस्पी नहीं है, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ऐसा बयान दे दें तो खत्म हो जाती है बात फिर। क्योंकि रशिया की डिमांड यही है कि आप नेटो में यूक्रेन को नहीं लाएंगे, और जो हमारे पुरानी पार्ट्स थे, जो 11 कंट्रीज आपने नेटो में लिया, उनको छोड़िए। वो तो छोड़ना तो अभी इम्पॉसिबल है, जो एक बार आ गए एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया वगैरह। बट ये नया यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर है रशिया के साथ, बेलारूस और यूक्रेन ये दोनों हैं बफर स्टेट्स यूरोप और रशिया के बीच में, तो इसलिए वो तलखी खाए बैठे थे कि आप फिर यूक्रेन में मिसाइल लगा देंगे हमारे अगेंस्ट, तो इसका नेटो मत दीजिए इसको मेंबरशिप। और बाइडेन कह रहे थे हम ऐसा नहीं कह सकते, बट अगर उनके ही एम्बेसडर या यूक्रेन की पॉलिटिकल लीडरशिप कह दे कि भाई हमें नहीं चाहिए, तो ये फेस सेविंग हो जाएगा सबके लिए। पुतिन घर में बोलेंगे देखो मैं पूरे दुनिया जीत के आया हूं, बाइडेन बोलेंगे हमने सॉल्व कर दिया, यूरोपियन सब अच्छे लगेंगे, और यूक्रेन तो वैसे ही वो तो खत्म होने वाला था, तो उनके लिए भी थोड़ा बच जाएंगे वो। क्या गजब का एनालिसिस किया आपने, बिल्कुल विन विन सिचुएशन। भाई कर दो, खत्म करो, बग्गा रहे आप सब लोगों को, जरा इस पर विचार किया जाए, यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इस पूरे मामले का, जिसमें सबकी नाक ऊंची रह जाएगी, किसी की कटेगी नहीं, ये अच्छी बात है। बग्गा साहब बहुत बहुत धन्यवाद,
आज सुबह समय देने के लिए और पूरी इस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को समझाने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और मुलाकात अच्छे कारणों से होगी, क्योंकि नहीं तो हमें बग्गा साहब ज्यादातर तो तब याद आते जब ग्लोबल मार्केट्स बहुत गिर जाएं। और सर ये जो यूक्रेन टाइप वाला मामला था, हम सोचे चलो जल्दी से बग्गा साहब से बात की जाए, मामला कितना गंभीर है। लेकिन कुछ अच्छी चीजों के लिए भी जल्दी से आपको याद करेंगे। उम्मीद करें कि दुनिया भर में वापस से मूड माहौल ठीक होता हुआ दिखे। थैंक यू सो मच सर। आइए बढ़ते आगे, वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। ग्यारह तारीख शुक्रवार को आए नतीजे शोभा लिमिटेड के, दक्षिण भारत की और विशेषकर से कर्नाटक की, बेंगलोर की एक बड़ी दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी। आइए पहले मैं आपके सामने नतीजे रख दूं और उसके बाद हम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात। 2% आय घटकर आई है 668 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन कामकाजी मुनाफा 27-28% बढ़कर पहुंचा है 228 करोड़ और इसकी वजह है मार्जिन में दमदार बढ़ोतरी। 26% से मार्जिन 34% पहुंचते हुए दिखे, 8% का दमदार उछाल और मुनाफा इसी वजह से लगभग 50% बढ़ता हुआ 22 करोड़ से 33 करोड़। तो अच्छे दमदार नतीजे कहे जा सकते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जेसी शर्मा साहब। शर्मा साहब स्वागत है। पहले तो आपको इन अच्छे नतीजे की बधाई, बाकी सब बढ़िया है। टॉप लाइन जितनी हम सोचते थे, जितनी हम चाहते थे, उससे कम बढ़ी है, क्या उसकी खास वजह, या इनफैक्ट घटी है 2%, तो रेवेन्यू कम हुआ है, उसकी वजह सर? नमस्कार आपका और आपके दर्शकों का। जहां तक रेवेन्यू का 2% कम होने की बात है, प्राइमा फेसी हम जो इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं वो कंप्लीटेड बेसिस पे करते हैं रियल एस्टेट रेजिडेंशियल स्पेस के अंदर में, और कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में परसेंटेज कंप्लीशन पे करते हैं। तो कोविड के माहौल के अंदर में किसी क्वार्टर में अगर घरों की डिलीवरी कम हुई, हैंडओवर कम हुआ, तो इनकम के अंदर में रिकॉग्निशन कम होता है। तो हमारे बिजनेस के अंदर में जब से ये नया अकाउंटिंग रूल्स आया है, प्राइमरीली जो हमें देखना चाहिए वो है कि नई सेल्स आपकी कितनी हुई है और उस नई सेल्स से आपने कितना कैश फ्लो किया है, और उस कैश फ्लो से आपने जो है कितना पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है सारे खर्चे निकाल के। और इन सब पैरामीटर्स के अंदर में हमारी कंपनी ने पिछले क्वार्टर के अंदर में एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी है। 1000 करोड़ से अधिक की सेल थी, शोभा का शेयर 900 करोड़ का था, 1000 करोड़ से ऊपर का कैश फ्लो था। रियल एस्टेट में सबसे अधिक एक कलेक्शन पिछले क्वार्टर के अंदर में आया और उस वजह से 123 करोड़ से हमने हमारा डेट भी जो है नेट कम किया पिछले क्वार्टर के अंदर में। और इंटरेस्ट रेट्स भी घट के 8.65 आ गई, जो कि हमारी इंडस्ट्री में सबसे कम है रेजिडेंशियल स्पेस के अंदर में। बिल्कुल। तो सर शर्मा साहब, दो चीजें हैं जिन पर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कमाल कैसे हुआ। पहला तो ये कि 1060 करोड़ के कैश फ्लो आपके, मेरे ख्याल से आपकी कंपनी जब से बनी तब से तिमाही हाईएस्ट है, अब तक के हाईएस्ट एवर है। और दूसरा आपने खुद अभी जब जो जिक्र किया कि बोरोइंग कॉस्ट घटकर 8.65%, 8.5% के बेहद नजदीक, जो अब तक की लोएस्ट है। तो ये दोनों ही बहुत तगड़े मजबूत नंबर्स दिख रहे हैं। इसके पीछे की वजह सर कैसे हुआ? प्राइमरली टू ब्रिंग डिसिप्लिन। बेसिकली कोविड पीरियड के अंदर में हमने महसूस किया कि हम एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिसके अंदर में जो हमारे हाथ में है उसको हमें कंट्रोल करने का है, और उस चीज को ध्यान में रख के हमने हमारे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की रिव्यू करी, हमारी रिक्वायरमेंट्स की रिव्यू करी, हमारे कमिटमेंट्स की रिव्यू करी, और हमने खर्चा इस तरीके से किया जिसके अंदर में हम रिराक के हिसाब से, कस्टमर्स के हिसाब से हमारे प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट भी करते जाएं, और साथ साथ में जो एक प्रेशर है कस्टमर से कलेक्शन का, एग्रीमेंट का, उस प्रोसेस को हमने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया। इन दोनों चीजों की वजह से आज एक तरफ कलेक्शंस इंप्रूव हुआ है और दूसरी तरफ हमारे जो खर्चे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनमें हमने काफी हद तक एक डिसिप्लिन लाया है, और आउटकम उसका जो है आप लोगों के सामने है। सर जो रेवेन्यू कमाया तो आपने कहा एक तो अकाउंटिंग वाला रीजन है, तो क्या अगली तिमाही से ये रेवेन्यू वापस इंप्रूव होकर वैसे आने लगेगा अकाउंटिंग की वजह से? दूसरा, आपकी नई सेल्स कितनी होती है, नए प्रोजेक्ट्स कितने लॉन्च होते हैं, राइट? तो दोनों के बारे में बताइए सर जरा कि आगे लॉन्चेस को लेकर क्या प्लान्स हैं, प्लस रेवेन्यू रिकॉग्निशन वापस कब से शुरू होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अनिल जी आपने। बेसिकली आज अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर में हमारे पास जो कस्टमर्स का कलेक्शन है
वो 4,000 करोड़ से बढ़ के 4,700 करोड़ हो गया है। और हमारी कंपनी में जो है अभी जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उनको हम खाली बाकी जो कस्टमर से जो पैसा आ रहा है उससे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और सारे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में आज अगर सारे खर्चे हम निकाल के भी 7,000 करोड़ तक का हमारे पास में पॉजिटिव कैश फ्लो एट द प्रोजेक्ट लेवल हमारे पास में आना चाहिए। आज इन सब के पीछे जो बेसिक आइडिया जो मैं जो देना चाह रहा हूं करके है कि डिलीवरी कम हो पा रही है कोविड की वजह से, जबकि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज और कलेक्शंस में इंप्रूवमेंट हो रहा है और उसका डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स के अंदर में रेवेन्यू के अंदर में इंप्रूवमेंट दिखेगा। और उस रेवेन्यू इंप्रूवमेंट से जो है टोटल प्रॉफिटेबिलिटी भी जो अभी जो दिख रही है उससे काफी हद तक इंप्रूवमेंट आएगा। फाइनली जिस तरीके का हम डेट कम करते हैं उसी तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है हम दिखा पाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। शर्मा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की रही है इस तिमाही में और उम्मीद करते हैं कि यही मूड माहौल बरकरार है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आइए, बाजार भी स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। जो सुबह सुबह वाला पैनिक था उससे स्टेबल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अब वक्त है जैन साहब से उनकी 10 की कमाई भी लेनी है हमें, लेकिन जैन साहब और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स जो जानना चाहते हैं कि ट्विटर पे जो हमने हमारे दर्शकों को कहा कि भी आपके जवाब भी हम दिखाएंगे, तो वो दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ जवाब आए हैं हमारे पास में, हमारी टीम ने निकाले हैं। आपने भी अब तक नहीं भेजा तो जल्दी से भेजिए। हैशटैग जी बिजनेस का इस्तेमाल करें और लिखिए किस एंकर, एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट या किसी और को आप कौन सा शेयर इस वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट करना चाहते हैं और क्यों। जल्दी से हैशटैग जी बिजनेस का इस्तेमाल करके भेज दीजिए हमें। इस ब्रेक के बाद मैं कुछ इंटरेस्टिंग जवाब भी पढ़ने वाला हूं, नाम भी बताने वाला हूं। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। और आइए, हमारे दर्शक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उस पूरे अपनी विशेष करने के लिए, रास निकालने के लिए, जो भी आप समझ लें। तो आइए जरा आपके सामने हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए आ रहे हैं। हम आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग आंसर्स आते हुए दिख रहे हैं जिन लोगों ने भेजे। मैं आपके सामने एक एक करके रखूं। ओके, किशन जी ने भेजा ये, सुमित जी के शर्ट का रंग जैसे टोमेटो, उनको गिफ्ट करेंगे जोमेटो। जबरदस्त, वाह, बहुत बढ़िया। सोचो मतलब सुमित जी कभी कोई मतलब और कलर का ऐसा पेन किया जाए जैसे वो होता है ना बीट रूट टाइप, तब क्या मिलेगा? तब कैसे बनेंगे तो। लेकिन जिसने भी दिमाग लगाया जल्दी। अच्छा, इसके बाद दूसरा जिसका है मैं बता दूं आपको, अभिजीत कुमार दास साहब, गिफ्ट फॉर राकेश बंसल, वोडाफोन आइडिया। राकेश जी अस्वस्थ से तो वोडाफोन आइडिया भी अस्वस्थ हो गया, उनके स्वस्थ होने के साथ ही वोडाफोन आइडिया भी स्वस्थ होगा। लगता है जल्दी 25 का आंकड़ा। राकेश जी तो खुद ही शॉर्ट कर रहे हैं। राकेश जी आपके साथ अब राकेश जी वोडाफोन को कम से कम शॉर्ट नहीं करेंगे या मना नहीं करेंगे। आइए, इसके अलावा और कौन से हैं जरा जल्दी से बताइए। हाँ, आर्या, इन्होंने भेजा है कि वुड लाइक टू गिफ्ट ITC टू आशु मदान एंड अनिल सिंह। अच्छा, नेक्स्ट वैलेंटाइन डे तक कम से कम 500 कराएं। आशु जी को हटाएं, अपने आप 500 हो जाएगा। तभी तो सिंपल सी चीज है। तो आशु जी के रहते हुए 500 होना नामुमकिन, बड़ा मुश्किल है। ओके, एक और है। आइए, ये प्रद्युम्न साहू साहब हैं, जी बिजनेस का लव का सिंबल रेड ना होकर ग्रीन होता। अच्छा, काश, अच्छा काश को, अच्छा काश लव का सिंबल रेड ना होकर ग्रीन होता तो आज कितना अच्छा लगता। थैंक्स सो मच अनिल सिंघवी सर फॉर योर लास्ट वीक एडवाइस। पैसा बचाओ, 17,600 निफ्टी लेवल। अच्छा, ओके, आप छुट्टी पे तो हमने कहा 17,600 में पैसा बनाना नहीं, बचाना है। तो इसलिए यहाँ खरीदने में थोड़ा सावधान रहे। चलिए, कुछ और ट्वीट्स आपके लिए आने की तैयारी में है। आइए, तब तक सिद्धार्थ सेदानी साहब से ले ली जाए उनकी शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सर। अनिल जी, जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है शारदा क्रॉपकेम। शारदा क्रॉपकेम करीब ये साल के 2022 के बजट पिक में मैंने दिया था और बहुत अच्छा उछाल आया। अभी भी मैं मानता हूं उछाल आ सकता है, तेज दौड़ लग सकती है। टारगेट होगा 600 रुपए का। एग्रोकेमिकल, नॉन एग्रो बिजनेस दोनों ही बहुत मजबूत कर रहे हैं, अच्छे ग्रोथ की उम्मीद। टारगेट 600 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए शारदा क्रॉपकेम, 600 रुपए के टारगेट के लिए। जैन साहब का जेम्स भी रहा हुआ ये स्टॉक और जैन साहब का 10 की कमाई का स्टॉक भी हमें लेना है। जैन साहब बताएं, 10 की कमाई का स्टॉक आज के लिए दे रहे हैं ना?
बिल्कुल दे रहे हैं अनिल जी, बिल्कुल दे रहे हैं, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। और ये स्टॉक कोशिश नहीं करनी है लेने की, स्टॉक को लेना है। और वो है विनाइल इंडिया, एक गजब की क्वालिटी कंपनी है, पीडीलाइट ग्रुप की कंपनी, जिसका पीडीलाइट फेविकॉल बनाते तो फेविकॉल का जोड़, और मैंने कोशिश की कि मैं भी कुछ जोड़ दूं वैलेंटाइंस डे के हिसाब से, तो ये वैसी कंपनी है जिसको एकदम वैलेंटाइन डे के गिफ्ट के तौर पे मैं दे रहा हूं। तो पीडीलाइट प्रमोटेड कंपनी विनाइल इंडिया लीजिए, फैंटास्टिक क्वार्टर दिया दिसंबर का, डबल से भी ज्यादा टर्नओवर था, 3 गुना मान लीजिए, और 5 करोड़ से 11 करोड़ का पैट, डिविडेंड बहुत जबरदस्त देती है कंपनी, 56% का डिविडेंड पे आउट रेशियो रहता है, तो 1.5% का डिविडेंड यील्ड, प्रॉफिट की कैकर बढ़िया, जीरो डेट कंपनी, टारगेट 300 रुपए। ओके, तो विनाइल केमिकल है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय 10 की कमाई के तौर पर जैन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है इस वक्त आपके लिए। 300 रुपए तक के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी। आइए विश्वेश जी से मिले, उनकी 10 की कमाई का आइडिया। विश्वेश जी बताएं सर। दीपांशु, जो मेरी ओर से 10 की कमाई का स्टॉक है वो है फिनोलेक्स केबल। मैंने लास्ट टाइम फिनोलेक्स केबल को दिया था और वहां से अच्छा चला था। मुझे लगता है ये जो शॉर्ट टर्म करेक्शन है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 460 के आसपास मिल रहा है, 410 का स्टॉप लॉस रखना है। मुझे लगता है 520 और 580 के टारगेट रहेंगे। 13 के पी पे मिल रहा है, डेट टू इक्विटी 0 है, और अगर आप इसका कैश फ्लो देखोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट 9.3% एफआई होल्डिंग है। जो इंटरेस्टिंग चीज मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मुझे लगता है कि स्टॉक टेक्निकली ऐसे लेवल पे है जहां पे इसको वापस कंसीडर किया सकता है। इट्स अ वेरी बेस लाइन। लास्ट टाइम हमने सिमिलर स्ट्रक्चर प्राज इंडस्ट्री में दिया था और प्राज वहां से ऑलमोस्ट 100 रुपीज ऊपर है। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी वेरी गुड फंडामेंटल स्टॉक और टेक्निकली अच्छे लेवल पर मिल रहा है। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्री 410 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ लेना है, ऊपर में 520 और 580 के टारगेट। ओके, तो यह है आपके लिए राय फिनोलेक्स केबल्स में खरीदारी करने की इस कमजोर बाजार में। आइए बढ़ते हैं न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में। वक्त एक और दिग्गज कंपनी से मुलाकात करने का। गोल्ड फाइनेंस के कारोबार में मुथूट फाइनेंस है इंडिया में नंबर 1 कंपनी। आइए बात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। मुथूट फाइनेंस इसने नतीजे पेश किए अपने इस वीकेंड पर, और आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथूट साहब। उनसे बात करें उससे पहले एक बार मैं आपके सामने नतीजे रख दूं। स्टैंड अलोन बेसिस पर ये रिजल्ट्स हैं आपके सामने। इनकम 3% बढ़कर आई है 2872 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट 4% बढ़कर आया है 1029 करोड़। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े से घटे हैं, तिमाही दर तिमाही मैं बता रहा हूं, तिमाही दर तिमाही बढ़े, साल दर साल थोड़े से घटे हैं। ग्रोस एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर आए। ओके, शायद हम कनेक्शन उनसे चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार उनसे और नतीजों पर हम विस्तार से बातचीत भी करेंगे। मुथूट सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? आवाज तो सुन रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देते? अच्छा, नहीं सर, मैं आपको आराम से देख पा रहा हूँ, एकदम परफेक्ट है। और सर बताएं आपको नहीं दिखाई दे रहे? ओह सो सॉरी, लेकिन चिंता न करें सर, आप बस ऐसे ही सामने जैसे देख रहे हैं ना वैसे ही देखते रहे, बोलते रहे, एकदम परफेक्ट लग रहे हैं सर आप। अच्छा बताइए कैसा रहा ये क्वार्टर? क्वार्टर तो अच्छा थे, मगर इस क्वार्टर में ग्रोथ कम थे, मगर बिजनेस वगैरह वैसे तो ठीक था, डिसबर्समेंट्स ठीक था, कुछ रीपेमेंट्स ज्यादा करना पड़ा, इसलिए तो ग्रोथ नहीं हुआ है बस। अच्छा सर, ये बताइए कि ये अचानक से ग्रोथ लेवल पर एनपीए क्यों बढ़े क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कोई खास वजह सर? गोल्ड लोन्स कंपनी में एनपीए का कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रॉफिट में। जो एनपीए है इसका गोल्ड हमारे पास है, इसका सिर्फ मतलब हम कस्टमर्स को 2-3 महीने का ज्यादा टाइम दिया है बस। जो आपने जो पिछले क्वार्टर में जो 1.85% जो एनपीए देखा था वो तो क्वार्टर 3 में वो खत्म हो गया या निपटा गया। अभी तो आ गया नया वाला, ये नया वाला 3 महीने के बाद वो भी निपटा जाएगा। अच्छा, बस कस्टमर्स को टाइम देता है बस, इसमें कोई हमें लॉस नहीं होता है। वो बैंक जैसा मामला नहीं है। हाँ, बैंक जैसा मामला, क्योंकि आपके पास वो कितना 30% तो रहता ही ना क्वेश्चन सर। या 25% तो प्राइस का क्वेश्चन है बराबर, और ऊपर से अब तो गोल्ड के दाम वापस बढ़ रहे हैं, तो गोल्ड के दाम बढ़ने से भी आपको फायदा होता है सर, थोड़ा मतलब क्वेश्चन बढ़ जाता है? नहीं, हमें कोई उतना कोई फायदा वैसा नहीं है, मगर कस्टमर्स को अच्छा है। और जो कस्टमर को गोल्ड हम ऑक्शन करना पड़ेगा उसमें हमें रियलाइजेशन बेटर होगा बस।
ज्यादा रिलीज करेगा तो हम वापस देते हैं कस्टमर को। ठीक बात है। हाँ, मतलब आपका जितना लेना निकलता है उतना ले लिया, ज्यादा पैसा है तो वापस उनको दे दिया, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, आपकी जो मैं एक और डेटा देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा था कि आपका हर एक ब्रांच से जितना आप गोल्ड लोन देते हैं वो धीमे धीमे बढ़ रहा है। दिसंबर में भी लगभग करीबन 11.75 करोड़ जितना पहुंचा है। हर ब्रांच से आपका ज्यादा बिजनेस आए, उसके लिए क्या प्लान है और क्या टारगेट आपने रखा है कि पर ब्रांच कितना बिजनेस होना चाहिए? हमारा को टारगेट हम सोचेगा तो हर ब्रांच 25 करोड़ 30 करोड़ करना पड़ेगा, मगर इसका एक है उस जगह में गोल्ड लोन का डिमांड होना चाहिए, कस्टमर्स को लेने का मन होना चाहिए और बिजनेस वगैरह भी होना चाहिए। हर इसका मतलब हमेशा कभी कभी कोई ब्रांच बहुत अच्छा है जिसमें 30 25 40 50 तक कुछ ब्रांच जाता है। इसको थोड़ा बहुत चीज के ऊपर डिपेंड है, मगर हमारा इच्छा है सब 25-30 करना है। सर, आपके एम्प्लॉय जो सुन रहे होंगे वो सोच रहे सर क्या इंटरव्यू दे रहे हैं जाकर, 25 से 30 तीन गुना हमें काम करना पड़ेगा। नहीं, इसमें कोई इतना काम नहीं है, इसमें काम नहीं। जब बिजनेस बढ़ेगा तो हम एम्प्लॉयज को ज्यादा एम्प्लॉयज देता है। छोटा ब्रांच में 3-4 है, बड़ा ब्रांच में 10-15 है। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, लगभग 3000 करोड़ का आपका सेल्स है क्वार्टरली, ठीक है? कितना गोल्ड लोन से और कितना नॉन गोल्ड लोन? दूसरा जो आप माइक्रो फाइनेंसिंग भी थोड़ी बहुत करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस भी थोड़ा करते हैं, तो वो दोनों बिजनेस का कितना पोर्शन है और उधर कैसा कामकाज चल रहा है? बहुत कम है जी, वो तो सिर्फ हमारा 99% प्रॉफिट आता है। अच्छा, ठीक बात है। तो मतलब मैक्सिमम बिजनेस यही वाला है। अच्छा सर, ये बताइए अब बिजनेस तो 90% है मगर प्रॉफिट पर 99% है। अच्छा, प्रॉफिट का, ठीक है। अच्छा सर, अब आगे की क्या प्लान है? ये वाला क्वार्टर जो अब मार्च वाला है, इसमें क्या सीन दिख रहा है? बिजनेस कैसा दिख रहा है सर? इसमें थोड़ा बिजनेस बढ़ रहा है। इस जनवरी में बिजनेस बढ़ रहा है, फरवरी मार्च में भी बढ़ेगा और कोई ओल्ड लोन्स भी है जो रिलीज करना पड़ेगा, वो दोनों हो जाएगा इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में थोड़ा बिजनेस मिलेगा, थोड़ा ग्रोथ मिलेगा। ठीक बात है। तो चलिए, तो ये है आपके लिए थोड़ा सा बिजनेस इंप्रूव होने के आसार भी है, और जो बाजार को थोड़ा सा चिंता थी कि एकदम से अरे ग्रोथ लेवल पर एनपीए क्यों बढ़ गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो भी मुथूट सर ने कह दिया कि चिंता की बात नहीं, अगले क्वार्टर में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और अपने नतीजे पर डिटेल में हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सर। ओके, तो बाजार भी थोड़ा बेहतर हो रहा है। बिल्कुल सर, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है, करीब 150 पॉइंट्स की रिकवरी है। बिल्कुल, निचले स्तरों से बैंक निफ्टी 150 पॉइंट रिकवर हुआ है, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट रिकवर हुआ है। अब 1000 पॉइंट अभी भी नीचे, 300 पॉइंट अभी भी नीचे, लेकिन फिर भी रिकवरी तो आती हुई दिखी है। ये एक बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो बढ़िया रिकवरी है बाजार में निचले स्तरों से। आइए एक फाइनल 10 की कमाई हम ले लें। इनफैक्ट विश्व जी ने अपनी दे ही रही है फिनोलेक्स, तो वहां पर आप रखिए नजर। केबल्स ये आपके लिए एक बेहतर कॉल आते हुए दिखाए। अच्छी रिकवरी बाजार में, देखते हैं ये रेस्ट ऑफ द डे के लिए सस्टेन कर पाती है कि नहीं। बिल्कुल दीप, और आज शो का समापन करने के पहले एक और विशेष बात भी है, लेकिन उससे पहले एक बार तो पहले तो सबसे विदा लेने का वक्त भी है। दोपहर में फिर से मुलाकात होगी। काफी जो ट्वीट्स जो हमारे दर्शकों के आ रहे हैं, बिल्कुल वो हम और दिन के दौरान दूसरे शोज में और क्लोजिंग शो में भी हम आपको बताएंगे जो इंटरेस्टिंग ट्वीट्स आपके आ रहे हैं हमारे दर्शकों की, कि कौन सा शेयर वो किस एनालिस्ट को, किस एंकर को गिफ्ट करना चाहते हैं। कुछ बहुत ही जो दुखी लोग हैं जो शेयर लेके फंसे हुए, तो बोले इनको गिफ्ट कर दूं, उससे चल जाएगा। दूसरा कोई मजे भी ले रहे हैं, जैसे किसी ने अभी सुनी जी के लिए मजे, और कुछ वाकई में अच्छे बहुत ही दमदार आ रहे थे। तो आपके भी जो दिल में विचार है रखिए, #जी बिजनेस का इस्तेमाल करके। आइए आप सभी से विदा लेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले एक चीज और बता दूं, आज न सिर्फ वैलेंटाइंस है बल्कि एक और दिन इसलिए भी है, जो देश के हमारे जो सैनिक हैं आज ही के दिन पुलवामा वाले अटैक में शहीद हुए थे, और उनके लिए भी एक श्रद्धांजलि देने का जरूर मौका है। तीसरी बरसी है इस बड़े अटैक की, और पूरा देश, पूरी दुनिया हमारे उन शहीदों को याद कर रही। तो जी बिजनेस की तरफ से, हमारे सारे दर्शकों की तरफ से, पुलवामा में जो 40 जवान एक साथ शहीद हुए थे, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। उनका जो बलिदान है वो देश हमेशा हमेशा याद रहेगा। तो हमेशा जब हम शो का समापन करते हैं
देश के सैनिकों के प्रति, देश की सेना के प्रति सम्मान के साथ करते हैं, देश के प्रति सम्मान के साथ करते हैं। आज एक विशेष सैल्यूट उन सभी शहीदों के लिए जिन्होंने पुलवामा में अपनी जान गंवाई है। आइए, जय हिंद।